मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से एक गृह युद्ध जैसी स्थिति इस वक्त मौजूद है। एक तरफ दिल्ली में इस बात का चिंतन मंथन चल रहा है कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में किसको बनाया जाए, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का पूरा एक गृह युद्ध चल रहा है। और अभी ये जो पूरी जंग है वो और तेज हो सकती है, और ये सब कुछ उस वक्त में हो रहा है जबकि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो इस वक्त भी पश्चिम बंगाल के अंदर तैनात हैं। उसके बाद भी जो स्थिति है वो लगातार वहाँ पे गंभीर ही बनी हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर लगातार बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बल भी इन झड़पों को काबू करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। झड़प इतनी ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी एक समाचार आया है कि वो संदेश खाली जहाँ पर कि आप जानते हैं शाहजहां शेख का राज हुआ करता था, टीएमसी का नेता, जिसके बारे में ये कुख्यात था कि वो अपने इलाके की हिंदू औरतों को हिंदू घरों में जा करके बाकायदा उनको ये कहता था कि तुम अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को रात को हमारे घर छोड़ जाना और सुबह आकर के ले जाना। जो इस तरह का कुख्यात वहाँ का बलात्कारी शाहजहां शेख जो वहाँ का नेता था, वो संदेश खाली इसलिए बदनाम हुआ। और उस संदेश खाली के अंदर जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, जो टीएमसी के सपोर्टर थे, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ना सिर्फ हमला किया बल्कि वहाँ पे जो केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद थे उन पर भी उन्होंने हमला किया, और इसमें जो कई सुरक्षा बल हैं वो इसमें घायल भी हुए हैं। मित्रों आपको याद होगा कि जब मैंने पूर्व में अपने वीडियो बनाए थे, आज से लगभग 2-3 महीने पहले, जब यूजीसी का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी मैंने शाहजहां शेख का जिक्र किया था और ये कहा था कि पूरे देश के अंदर आपको मोदी को हराने के लिए कितने ही राज्य हैं, 2029 का चुनाव है, लेकिन जो सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है जहां पर कि हिंदू आबादी खतरे में है, और योगी आदित्यनाथ जो कि भविष्य में जाकर के हिंदू राष्ट्र की नींव रखने वाले एक प्रधानमंत्री के तौर पर बन सकते हैं भारत के, और सामान्य वर्ग से ही आते हैं, तो उनको छोड़ करके बाकी आप जहाँ चाहो वहाँ पे यूजीसी को लेकर के मोदी को हरा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सेंसिटिव स्टेट्स हैं, जहाँ पे हिंदू बहु बेटियों की इज्जत खतरे में है, वहाँ पर जो है सबसे पहला हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो शाहजहां शेख जैसे लोग जो हैं उनको डिफीट करना जरूरी है। तो आज भी देख रहे हैं वो कि जब केंद्रीय सुरक्षा बल वहाँ मौजूद है, इसके बाद भी वो लोग फायरिंग कर रहे हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों को घायल कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि स्थिति वहाँ पर कितनी गंभीर रही होगी इससे पहले, और आज भी वहाँ पर स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है। मेरा ये कहना है कि सारे इलाकों की जो सारे जिहादी तिलचट्टे हैं, इन सारे जिहादी तिलचट्टों की कायदे से पूरी जो है इनके ऊपर हिट मारना चाहिए वो तेजाब, और तभी जो है जाकर के यहाँ पूरी सफाई होगी। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये सबको समझने की आवश्यकता है। अब बीजेपी क्या करती क्या नहीं करती है उसकी आगे समीक्षा होती रहेगी, वो क्या करती है वो अलग की बात है, पर जनता ने जो मैंडेट दिया है वो इसीलिए दिया है कि यहाँ इसको जो है वो जिहाद से मुक्त कराओ, इस पश्चिम बंगाल के स्टेट को। एक बड़ा समाचार ये आ रहा है कि कोलकाता के अंदर जो वहाँ का बाज़ार है, वहाँ पर जो टीएमसी का ऑफिस था, हेडक्वार्टर था, जो कि ममता का भी एक तरह से ऑफिस था, जहाँ पे ममता बनर्जी आया जाया करती थी, उस जगह पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वहाँ पे बाकायदा बुलडोजर लेके के आए, और उस बुलडोजर से उन्होंने टीएमसी की जो नेता हैं ममता बनर्जी, उनके पूरे ऑफिस को ध्वस्त कर दिया। इस तरह के भी समाचार जो है वो लगातार आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। अब आज इस सब स्थिति को देख करके वही ममता बनर्जी, उनके भांजे अभिषेक बनर्जी, जो हमेशा पहले इस सब गुंडागर्दी जो होती थी उसके सबसे बड़े शहंशाह हुआ करते थे, आज ये सब लोग जो है अब आके टीवी पे रो रहे हैं कि दुनिया देख रही है कि किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो किया था इससे पहले वो जो है इनको समझ में नहीं आ रहा कि जो इन्होंने बोया था आज वही इनको काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, गनीमत मानूं कि वहां पे अभी केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, जिनका वो विरोध कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए केंद्रीय सुरक्षा बल, वो आज वहां पे हैं, वरना आज हालत क्या होती, वो आप इससे भी ज्यादा बुरी हालत होती इस वक्त पश्चिम बंगाल की जो हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल में आप बीते 2-3 महीनों के अंदर बहुत जबरदस्त
तरीके से घटनाएं देखेंगे और उन सब घटनाओं को लेकर के हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। लेकिन आज मैं आपसे एक और बड़ी चर्चा करना चाहता हूं। वो चर्चा ये है कि शुभेंदु अधिकारी यानी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। मित्रों, यूं तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की रेस में बहुत सारे नाम हैं और सबसे आगे जो नाम चल रहा है उसका नाम शुभेंदु अधिकारी है। लेकिन दो ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है वो हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री ना बन पाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शुभेंदु अधिकारी इसलिए इतने बड़े कद्दावर उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के, उसकी दो बहुत महत्वपूर्ण वजह हैं। पहली वजह तो उसकी यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 2000 वोटों से हराया। इसके बाद 2026 में उन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट में घर में घुस करके उनको वहां पर भी 15,000 जैसे ज़्यादा वोटों से हराया शुभेंदु अधिकारी ने। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो पूरा कैडर था शुभेंदु अधिकारी का, उनको सारी ममता बनर्जी के टीएमसी के राज पता थे। वो जानते थे कि इनको किस तरह से हराना है, किस तरह से इनका पूरा बंदोबस्त करना है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी एक विभीषण की तरह देखा जाए तो एक बहुत बड़े कद्दावर कि एक दावेदार हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए। और वैसे भी वो अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवारों में उनका परिवार है। जो पूर्व मेदिनीपुर है पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ पे एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी जो है वो उस इलाके के बहुत ही कद्दावर नेता रहे थे। और अब जो है लेकिन उनके मुख्यमंत्री पद के लिए देखा जाए तो उनके सामने दो बड़ी चुनौती है। वो क्या है, एक तो उनका बयान, दूसरा उनका एक कर्म ऐसा उन्होंने वो कर दिया। मित्रों, आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब वो प्रचार करने के लिए आए थे पश्चिम बंगाल के अंदर और जब वो शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार कर रहे थे तो शुभेंदु अधिकारी ने पूरा दंडवत होकर के योगी आदित्यनाथ को प्रणाम किया था मंच पर पूरी दुनिया के सामने। अब आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच किस तरह की अदावत चल रही है प्रधानमंत्री के पद को लेकर के। आप जानते हैं इसको। अगर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो अमित शाह का पत्ता कट जाएगा पूरी तरह से और योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े कद्दावर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएंगे। आपको सब जानते हैं। आप अमित शाह नंबर 2 पे चले जाएंगे। वैसे भी योगी आज भी नंबर 1 पे ही है। और उन्हीं योगी आदित्यनाथ की शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल दंडवत होकर के प्रणाम किया। वो भी आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी 55 साल के हैं, योगी आदित्यनाथ 53 साल के हैं। शुभेंदु अधिकारी ब्राह्मण हैं और योगी आदित्यनाथ जो है वो जन्म से राजपूत हैं लेकिन कर्म से ब्राह्मण हैं। लेकिन उनको लोग चिढ़ाते हैं कि अजय सिंह बिष्ट कह के जो है उनके विरोधी उनको चिढ़ाने की कोशिश भी करते हैं कि ये राजपूत हैं। लेकिन ये जब किया तो उससे राजपूत ब्राह्मण के बीच जो लोग दरार डालना चाहते हैं उसमें भी जो है एक विराम लगता है इसको देख के। लेकिन चूंकि आप सोचिए कि जो सबसे कद्दावर विरोधी अमित शाह के हैं, जब उनके चरणों में ही गिर पड़े शुभेंदु अधिकारी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक चुनौती खड़ी हो गई कि शुभेंदु अधिकारी को इसलिए समस्या है, इसलिए शायद वो ना बन पाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि साल 2024 में शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया था। उन्होंने खुले मंच से कहा था कि सबका साथ सबका विकास नारे का हम समर्थन नहीं करते हैं, जिसका साथ उसी का विकास, यही सही नारा है। तो यहां भी उन्होंने मोदी का विरोध किया, यानी कि मोदी के भी विरोधी हो गए, अमित शाह के भी विरोधी हो गए। और सबसे पहले ये जो बात थी, यानी कि जब ये प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो इस नारे का सबसे पहले विरोध करने वाले जो थे, सबसे पहले इसका जो विरोध करने वाले थे वो हमारे गुरुदेव आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज थे। उन्होंने खुलकर कहा था कि जो है ये सांप बिच्छुओं का साथ और सांप बिच्छुओं का विकास, ये नीति भारत में नहीं चलेगी। उन्होंने मोदी के इस नारे की सबसे पहले कठोर निंदा की थी, घोर निंदा की थी, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण का नारा था और उनके राज्य में किस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है मोदी के राज्य में, सबको पता है। जो बात कही शुभेंदु अधिकारी ने कि सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ जिसका साथ उसका विकास, और वही बात आचार्य धर्मेंद्र जी ने पहले कही थी कि सिर्फ देशभक्तों का साथ, सिर्फ देशभक्तों का विकास। देशद्रोहियों का साथ क्यों लेंगे और देशद्रोहियों का विकास क्यों हम करेंगे। तो ये सब जो बयान उनके हैं ये उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। देखेंगे भाई, दोनों गुजरातियों के हाथ में पूरे पार्टी की कमान है, आगे जो कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी नहीं बनते हैं तो भी 2-3 बड़े नेता हैं। दिलीप घोष जो कि बहुत ही एक आक्रामक चेहरा रहे हैं, कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, सुकांतो मजूमदार रहे हैं,
इसी तरह से अगर महिलाओं की बात करें तो अग्निमित्रा पॉल हैं, रूपा गांगुली हैं। अब वो किसको बनाते हैं वो उनकी अलग की बात है, लेकिन बहरहाल अभी जो स्थिति है वो ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक गदर मचा हुआ है, एक युद्ध मचा हुआ है, और उस में अब बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। अभी सरकार नहीं बनी, लेकिन बुलडोजर चलना जो है वो शुरू हो चुका है। तो आपकी इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा। आगे भी नजर रहेगी हमारे इस पर। नमस्कार, धन्यवाद।